जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग सॉल्व करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के जो प्रैक्टिस नंबर 4 पर। और इसमें मैं जैसा कि रोज मैं पहला क्लास में पहला क्वेश्चन जो हम नंबर सिस्टम से ले रहे थे, आज भी एक जो पहला क्वेश्चन लिया हूँ मैं वो नंबर सिस्टम का है। ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही फेवरेट है यूपी पुलिस का। इसमें देखिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान, ठीक है, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान तो आपको पता होगा कि 7 का स्थानीय मान, 7 लिखे, 7 पीछे कितने अंक है, 1 2 3, क्या लगाएंगे आप, 3 जीरो लगाएंगे। ये इसका स्थानीय मान है, ये क्या है, स्थानीय मान है। लेकिन जातीय मान मतलब इसका जातीय मान 7। जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या रहेगा आपका, खुद वही संख्या होती है जातीय मान, तो जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, आप घटा दीजिए, तो 7,000 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ कितना जाएगा 6। इसका सही देखिए 6,993। कौन सा विकल्प आपका, विकल्प नंबर 3 आपका क्या है, सही इसका। तो जातीय मान और स्थानीय मान से एक क्वेश्चन पूछता है, पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछता था, हो सकता है इस बार रिवाइज करें प्रीवियस पेपर का, ठीक है क्वेश्चन। चलिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है आपका, होगा आप लोगों का, नहीं होगा। देखिए इसमें देखिए बेटा एक बात कर रहा है, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाएगी, कुल व्यय पहले जैसा रहे, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो आपको पता है खर्च बराबर क्या होता है, कीमत मतलब या मूल्य, कीमत गुणे क्या रहेगा, खपत, ठीक है। खर्च को नहीं बदलना है, अर्थात खर्च कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट होगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए देगा कीमत और खपत का गुणनफल होगा, जब इसको इधर भेजेंगे या यहाँ पे जब कीमत 20 का अनुपात 1 बटा क्या रहेगा आपका, खपत। कीमत का अनुपात खपत का उल्टा होगा, समझ, कीमत का अनुपात खपत का उल्टा होगा, या खपत का अनुपात कीमत का उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है। हम बात करें कीमत की, इसका मतलब कीमत अगर पहले 100 रहा होगा, बात समझेगा, कीमत अगर 100 रहा होगा, 100 से कितना हो गया होगा, 125 हो गया होगा। इसका मतलब ये है, इसको काट के छोटा कर लीजिए आप, 25 चौका 100, 25 25, ये कीमत का अनुपात है। तो खपत का अनुपात कितना होगा, 5 से कितना आ जाएगा, उल्टा कर देंगे 4। इसका मतलब पहले खपत 5 था, अब खपत 4 करना, कितने कमी करना बेटा बताइए, पहले खपत 5 था अब 4 हो, कितने कमी करना है, 1 ही कमी करना, कितना पर, 5 पर। 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। आपका एज है, समझे आप लोग को, थोड़ा सवाल आप लगा के चलिए कम से कम ठीक ठाक से चलेगा। चलो बेटा देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर, ठीक है। देखिए इधर प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को एक 15 दिन पूरा करता है, ठीक है, करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमको क्या पता है, ए की क्षमता और बी की क्षमता पता होना चाहिए, ए की क्षमता और बी की क्षमता पता होना चाहिए। उसके बाद तभी तो हम निकालेंगे, और टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा सोचिए, ए 7/10 भाग को 15 दिन पूरा करता है, ए उस काम को कितने पूरा करता होगा, पूरा करते 15 गुणते 10/20, 7 इतने पूरा करेगा। जैसे कि 7/10 भाग पूरा हो रहा कितने दिन में, 15 दिन में। आपको जब आपको एक भाग एक पूरा भाग निकालना पड़ेगा, तो 10 को ऊपर और 7 कहाँ जाएगा, नीचे, वही उसी का ए उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, करें कितना बटा जाएगा
150 बटे कितना रहेगा 7। ये ए उस काम को पूरा करेगा, सॉरी। इसके बाद अब बी की सहायता से, मतलब ए और बी मिलके उस काम को कितने पूरा करेगा, शेष भाग को 10 में 7 हो गया बेटा, 10 में 7 हो गया, बचा कितना 3। इसका मतलब कि वो कितने 40 पूरा करेगा, तो 4 गुणते कितना रहेगा 10 बटा 3 हो जाएगा। अब कितना बेटा हो जाएगा 40 बटा 3 हो जाएगा। एक ए उस काम को कितने में कर रहा है, ए उस काम को 150 बटा 7 दिन में कर रहा है, ठीक बेटा। और ए और बी मिलके, ठीक है नीचे, ए और बी मिलके उस काम को कितने पूरा कर रहे हैं 40 बटा 3 दिन में। तो आपको हर से कोई लेना देना नहीं, आप 50 और 40 का लसन निकालिए, कितना हो जाएगा, हाँ 50 600, मतलब 15 चौक के 60। आप जीरो को छोड़ दीजिए, 15 और 4 का लसन निकालिए, 15 4 का 38 60 होगा, एक जीरो लगा दीजिए 600 हो जाएगा, ये 600 हो गया। अगर हम 15 से 150 से भाग देंगे कितना बनेगा बेटा 4 में, ये 0 से 0 जाएगा तो 15 चौक के 60, और उसी 4 में 7 को गुणा करेंगे, 7 चौक 28, मतलब ए की क्षमता कितनी है 28, क्लियर हुआ। यहां से निकालेंगे 4 से, ये 4 0 0 4 से काटेंगे 15 हो जाएगा बेटा, 15 तिया, इसका मतलब ए और बी मिलके 45 पूरा करेंगे, मतलब 45। ए और बी की क्षमता कितना 45 है। आपसे पूछ भी रहा टोटल वर्क मिल गया कितना 600। आपसे पूछा कि ए और बी मिलकर कितने दिन पूरा करेंगे, आपको पता है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 45 काम करेंगे, तो 45 से भाग करते हैं हम लोग इसमें उस टोटल वर्क में, तो 45 भाग करेंगे 15 चौक का 60 हो गया बेटा। अब 15 तिया 45, अब 3 से भाग देंगे 40 में, तो 13 तिया 39 होता है, तो 13 सही 1 बटा कितना आएगा 13 से बड़ा 3, ठीक है। अगर यदि आपको नहीं समझता भाग कर लीजिएगा, यहाँ भाग कर देंगे 40 में आप 13 किससे बेटा 3 से भाग कर देंगे, 3 1 कम 3 बच जाएगा आपका 1, इसका 0, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 10 में हो जाएगा 1, इधर से घूमते हुए टहलते हुए चलिए 13 सही 1 बटा 3। इतने दिन में वो दोनों ने मिलकर उस काम को करेंगे, ठीक है। आपको सुना, समस्या कहाँ हो रही थी आप लोगों को इसमें, चलिए हम चलते हैं, ठीक है। चलो लोग जो तैयार आपका हो गया आपका विकेट, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया क्या गया है कि 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपसे 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कुछ और नहीं होता, ये सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव परसेंट। मतलब अगर पहले साल 10% ब्याज लगा है, अब 10 का 3 बार ब्याज निकाले बेटा, तो 3 बार सक्सेसिव निकाल लीजिए 10 का, है ना। अगर आपको याद होगा, इसे मैं आप लोग को याद भी कर रहा हूं, कितना होता बताइए 10 का सक्सेसिव 3 बार कितना 3 और 33 दशमलव होता है बेटा, कितना 33.1% होता है। ये 10 का सक्सेसिव 3 साल का होता है, 3 बार का या 3 टाइम का बोल सकते हैं। इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। ये जो अगर साधारण ब्याज पूछता पहले साल ब्याज, अगर साधारण ब्याज पूछता बेटा, तो पहले साल 10%, तो दूसरे साल भी कितना होता साधारण ब्याज 10% था, तीसरे साल भी कितना होता 10%। अगर तीनों साल का पूछता तो आप साधारण ब्याज बताते 30%। तीनों साल का अगर साधारण ब्याज पूछता तो हम 18,000 कितना परसेंट निकालते 30% निकालते। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है साधारण ब्याज थोड़ा ज्यादा होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 साल का, अभी निकाल दिखा रहा हूँ 33.1%, ये 3 साल का ब्याज होता है, ठीक बेटा। तो आप जो 18,000 रुपए का 33.1% निकालेंगे। प्रतिशत कहां चला जाएगा नीचे, मतलब बटा 100, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 1 जीरो को गुणा कर 10 हट जाएगा, ठीक है, 1 जीरो गुणा कर। अब बच गया ये 18 बच गया बेटा, और कितना बच गया 331। अगर इकाई अंक, अगर देखिए इकाई अंक यहाँ अलग, ये दोनों सेम हो जाए, एक ये सेम, ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। नहीं तो अगर एक ही होता तो 8 एकम 8, एक जिसकी इकाई अंक 8 तो आंसर रहता, लेकिन यहाँ पे मतलब कि क्या है आंसर 2 मैच कर रहा है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो 18 गुणा कर लीजिए, 18 एकम 18 को 8 हासिल 1, 18 तिया 54, 54 55 को 5, 58 किससे मिल गया। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2 ही अंक से मिला, क्योंकि 2 अंक उसमें नहीं मिल रहा है, 2 अंक से मिल गया, आपका ये हो जाएगा जवाब।
आपको समझा? अगर मान लीजिएगा आप ये पता करना चाहिए कैसे आया, तो तीन बार का 10 का सक्सेसिव निकालते कैसे, मैंने आपको बता दिया, इसको उठा बेटा, ठीक है, देखिएगा। तो आप निकालेंगे क्योंकि आपको पता है, पहले इन दोनों को पकड़िए। तो 10 का सक्सेसिव 2 बार कितना होता है? 21% होता है। नहीं तो आपको पता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या होता है, इसी से मैंने निकाला दो दोनों का। तो 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। फिर प्लस 10 गुणे 10 बटा फिर आपका 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 1 0, एक कम एक ही बचा, 20 से 21, इन दोनों का 21 हो गया, 21%। फिर आपका 10% बचा है। अब इन दोनों का फिर इसी फॉर्मूले से लगाएंगे, इन दोनों का x प्लस वाई से। x का मतलब 21 और y का मतलब आपका 10, फिर 21 गुणते बेटा कितना जाएगा आपका? 10 पूरा बटे 21 और 10 कितना बेटा जाएगा? 31 और प्लस 1 0 से 0 जाएगा। 21 से कम 21, 21 में 10 से भाग देंगे तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा आपका? 1। अब इनको जोड़ दीजिए, 31 2 33.1 ये हो गया। ये चीज अगर आप इतना निकालेंगे समझ जाएगा नहीं आपका, तो ये आप अगर याद करें तो और बेटर हो जाएगा आपके लिए। समझ आ रहा आपको? इसलिए आप याद करने का प्रयास कीजिए, जो परसेंटेज ज्यादा फेमस हो याद करिए, ठीक है? ये हुआ। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। दिक्कत हो रहा है आप लोग? चलिए देखिएगा, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के, कोई लंबवृत्तीय बेलन है, ये आपका लंबवृत्तीय बेलन होता है, ठीक है? ये हो गया बेलन के आधार के अर्ध व्यास। तो व्यास का आधा वास्तव में कहते किसे हैं? त्रिज्या। भाई व्यास के आधा को बोलते त्रिज्या ना। अर्ध व्यास वो हमको समझाना चाहिए कि त्रिज्या दिया है। अर्ध व्यास तथा ऊंचाई से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए। मतलब उसके अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या में भी 10% वृद्धि हो रही है और इसके हाइट बेटा ऊंचाई में भी 10% वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार वृद्धि करने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ये सब प्रतिशत दिया है। इसका मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। समझ आपको? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा, आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता आपको? बताइए। बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। अगर देखा जाए तो ये जो पाई कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट, इसका मतलब भी अनुक्रमानुपाती का रहेगा, आर स्क्वायर और एच। मतलब जो भी है अब वो किसके अनुपात का? आर स्क्वायर और एच के अनुपात के गुणनफल बराबर होगा। तो आर में कितना परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि आर में दोनों में प्रत्येक में मतलब अर्ध व्यास यानी त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या में 10% वृद्धि की जा रही है। तो 10% का मतलब होता कितना है? 1/10। 10% मतलब 1/10 होता है। अगर त्रिज्या पहले 10 रही होगी तो 10 से कितना हो होगी? 11। लेकिन आपको यहाँ स्क्वायर रखना है, आप स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर निकालेंगे तो 10 का और कितना हो जाएगा? 100, 11 का और 121। बेटा आपको सुना? फिर इसके बाद हम बात कर रहे कि ऊंचाई में भी, ऊंचाई में कितना वृद्धि हो रही है? ऊंचाई में 10%, अर्थात ऊंचाई भी 10 से कितना हो जा रहा है? 11 हो रहा है। अब आपको आयतन निकाला भी, तो यहाँ से इसके अनुसार भी का अनुपात किससे निकलेगा? मैं भी का रेशियो आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर माने एच का माने गुणा करेंगे 10 का 10 में गुणा करें 100 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 1000, इधर गुणा करेंगे कितना आएगा? 1331। हम देखें पहले उसका आयतन था 1000, अब 1000 से 1331 हुआ, वृद्धि कितना हुआ? 331 का वृद्धि हुआ, कितना पर? 1000 पर। इसको प्रतिशत बदलना है, 100 से क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे, 2 0 चला जाएगा और 1 0 आप इसे भाग कर देंगे तो हो जाएगा 33.1%। जवाब इसका थर्ड नंबर हो जाएगा। आपको समझा? क्लियर है? हम प्रश्न नंबर 6 में बात करते हैं, ठीक बेटा? देखिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% वृद्धि हुई, मतलब पहले वर्ष 12% वृद्धि होती है, इसके बाद दूसरे वर्ष 10% कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी?
तो 12% का मतलब बेटा कितना होता है, 4 से काटिए, 4 तिया 12, नीचे 100 है, 4 करे 100 कितना बेटा 25 हो जाएगा। सही है। इसका मतलब अगर जनसंख्या शुरुआत में क्या बेटा 25 रही हुई, इतना वृद्धि होगा तो 25 3 हो कितना गया होगा 28। पहले साल इतना परिवर्तन हुआ, क्लियर हुआ। दूसरी बात, फिर उसके बाद दूसरे साल क्या होता है 10% घट जाती है। 10% घटने का मतलब हो जाएगा 1/10, एक कम हो जाएगा। मतलब जनसंख्या अगर 10 में होगी उसके बाद कितनी होंगे 9 हुई होगी, ठीक है। अब देखिएगा ये वर्तमान मतलब टोटल घटने और बढ़ने के बाद, घटने बढ़ने घटने के बाद जो ये वर्तमान बेटा है, 2 साल पहले मतलब यहाँ का पूछ रहा है, ठीक है। तो आप पहले इनका गुणा करेंगे तो बेटा अगर कट रहा काटे कटेगा बेटे 2 से काटेंगे 5 होगा, 2 बचे, 2 से काटेंगे कितना देगा 14। यहाँ देखिए 25 बचे 125 और उधर कितना है बेटा 14 9 126, मतलब 126 यूनिट का वैल्यू दिया गया, जो दिया गया है किसका दिया गया है, ये जो 26 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, आप देखिए यहाँ मिलेगा। सबसे पहले लिखेंगे तो ये जो 50,400 दिया है, कितने वैल्यू दिया गया, ये 126 का वैल्यू दिया गया है। आपसे 2 वर्ष पहले की संख्या था, मतलब 125 का मान पूछ रहा है, आप 125 से गुणा कर देंगे, ये कटेगा, देखिएगा पक्का कटेगा बेटा। 6 में क्या गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 हासिल 2, 4 गुणा के 8 2 10 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, 4 में कटेगा, ये चीज 4 में कट जाएगा, ऊपर रहेगा 4 से, ठीक है। अब इस ये हटाइए 4 से जाएगा, 4 गुणा के 4 पंजे 20, 4 गुणा के 8 2 10, ठीक बेटा हासिल 1, 4 कम 4 1 5 और 2 0 ये वाले यहाँ कुल कितना बेटा हो गया 50,000। तो 2 वर्ष पहले जो थे कितनी थी 50,000, क्लियर हुआ। आपकी स्पीड काफी स्लो हो रही है, धीरे धीरे देख रहे हैं लड़कियों में तो बेटा। और इसमें ये प्रश्न दिया गया है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन, ठीक बेटा। इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना होगा, हल्का सा, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें लिखा है 99 सही 1/7, 99 सही 2/7, 99 सही 3/7, इस 99 से 6/7 तक गया, इनको जोड़ना है। एक कॉन्सेप्ट समझिए, से 12 सही 1/2 हो, फिर 12 सही 2/2 हो, फिर 12 सही 3/2 हो, इस प्रकार। आप 12 क्या करिए बेटा, इनको क्या तोड़ सकते हैं 12 प्लस 1/2 कर सकते हैं, कर बेटा। फिर प्लस इनको कर सकते 12 प्लस 2/2, फिर प्लस 12 प्लस 3/2, चलो बेटा। देखिए 12 यहाँ से एक बार यहाँ मिला, एक बार 12 यहाँ मिला, एक बार 12, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 3 बार है, तो 12 गुणा 3 लिख सकते बेटा, 12 3 36 हो जाएगा। इस प्रकार और ये देखिए इन दोनों का 1/2 ये, 2/2 ये और 3/2 ये, इनको जोड़, हर सबका सेम है, हर 2 2 है, ऊपर 3 2 5 1 6 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, इधर 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना है 36, और 36 3 कितना हो जाएगा 39। इसी कंसेप्ट का यूज करके इसको हमको करना होगा, ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये होगा कैसे, सबसे देखिए 99 यहाँ से मिले, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बार मिलेगा, कितना बेटा आ जाएगा 6 गुणते कितना रहेगा 99 प्लस, अब देखेंगे नीचे 7 7 सेम है, ऊपर अंक पकड़िए, सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21 21, नीचे क्या रहेगा 7। अब क्या करना होगा, इनका गुणा करना होगा, इनका गुणा, फिर 7 एकम 7 7 3 21, 3 जोड़ना पड़ेगा, 6 9 सब देखेगा 6 9 54 बेटा कितना देगा 4 हासिल 5, 6 9 54 और 54 5 कितना देगा 59 को 9 हासिल 5, 6 9 54 54 5 कितना देगा 59, ये प्लस 3 जोड़े कितना देगा लास्ट में 4 3 7, ये लास्ट में 97 आएगा, किसमें आएगा विकल्प नंबर 3 2 में 97 है। अच्छा तब आगे जोड़ लीजिए,
2 में है तो आगे जोड़ लीजिए आप, तो 9 लिखिएगा, फिर 5 पूरा जोड़ लीजिए, तब भी लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जब वहां तक हो जाए तो एक लाइन और जोड़ लीजिए। ठीक है, आप उस तरह जोड़ने लगे तो जोड़ते रह जाएंगे आप, समय भी लग जाएगा आपका। ठीक है, हुआ बेटा किसी का? चले, आया? कितना आया? पहला आपका बेटा चलेगा। हम इस सवाल को हल करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। 8400 रुपए को ए बी सी और डी, मतलब 8400 रुपए को 4 लोगों में बांटना है, ए बी सी और डी। इस प्रकार बांटा गया, ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 होना चाहिए, और बी और सी का अनुपात 4:5 होना चाहिए, सी और डी का अनुपात 6:7। इनमें से एक ऐसा, सबसे पहले हम इन चारों में अनुपात निकालेंगे, चारों में संबंध निकालेंगे। ठीक है, चारों लिखिए पहले आप, ए बी सी और डी। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना रहेगा? 2 संबंध है, ए और बी में 2:3 का अनुपात है। इसके बाद बी और सी में 4 संबंध है, तो बी का तो हमने लिख दिया है, अब उसी थोड़ी लिख, उसके नीचे लिखेंगे 4 संबंध 5, सी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सी संबंध डी, सी के लिखा जा चुका है, इसके नीचे लिखेंगे बेटा 6 संबंध कितना रहेगा? 7। अब इनको हम देखेंगे, जो स्थान खाली इसको भरेंगे, इसके साथ में क्या 3 भर दिया जाएगा, इसके साथ में 5 भर दिया जाएगा, और यहाँ कितना भर जाएगा? यहाँ पे इसके इधर 4, इधर जो खाली इधर 6 भरिए, इधर 6 भरिए। अब अनुपात निकालें, कुछ कटने का काटिए, देखा ये 3 एक इससे मिल गया, एक 3 से मिल गया, एक 3 से, मतलब इस लाइन में कहीं कोई मिलना चाहिए। इस लाइन में 3 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, और यहाँ 3 मिल गया, तो ये इसमें मिलेगा 3 दूना के 6। अब देखेंगे तो शायद और कुछ कर बेटा, हाँ क्या कटने वाला है? नहीं कटेगा, 5 है, इधर 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2, इसमें कहीं 2 मिलेगा नहीं, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 कहीं नहीं, 7 है, 7 कहीं नहीं। अब गुणा करना पड़ेगा, 2 चौके 8, 8 गुना 16, सही है। इधर 4 छंग 24, यहाँ हटा जाएगा 5 छक्के 30, 7 पचे 35। अच्छा, इसमें पूछा किसका हिस्सा बेटा? ए का। ए का मतलब 16 ना, 16 का मतलब होता है 8 गुना 16। अब यहाँ पे थोड़ी आप पूरा निकालेंगे ना बेटा, 8 गुना 16, तो जो भी विकल्प होगा वो 8 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल के लिए जानते हैं, 8 का गुणज का मतलब लास्ट के कितने हैं? 3 अंक, कितने? 8 से कटे 3 ये रहेगा 8 त्रिका 24, 4 बचेगा, 8 पंच 40, सही है, कट जा रहा है, ये ऑप्शन में मैच कर रहा है। 8 चौका 32, ये भी कट जा रहा है, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये नहीं करता तो हम लोग इसी से का आंसर हो जाता पहला वाला, लेकिन ऐसे नहीं कट रहा है, तो हम इसका क्या मतलब कहाँ गया, हमें निकालना पड़ेगा। ये जो 8400 दिया गया, ये सबको मिला के दिया गया है, ये 8400 दिया गया, ये सबको मिला के दिया गया है, तो सबको मिला के जोड़ने कितना आएगा? 215। कितना आएगा? 105। जोड़ने पर सबको 105 आएगा। आप सबको जोड़ेंगे क्योंकि 8400 सबका वैल्यू दिया गया है, तो सबको जोड़ देंगे नीचे 105। आपको ज्ञात करना किसका? 16 का, हो जाएगा 16 का। अब देखिए, आपको पता है 105 आपका 15 7 105 था, तो 15 से काटे कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए, तो 7 चाहे 7 से 15 काटे ना, 7 से काटे, 7 से काटेंगे 15 हो जाएगा, कि 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 बचे 35, 7 करेंगे 12 से 84 बेटा, 12 से कितना होता है? 84। अब जानते हैं 15 एकम 15, 15 अठे 120 होता है, 15 अठे 20, ये बच गया 80, ये क्या रहेगा? 16। आपको पता 16 अठी 128, नहीं तो 8 गुणा कर लीजिए, 8 छंग 48, 80 4, 8 एकम 8 4, 12 0, 1280 गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? थोड़ा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? कह रहा 7 घाते 65 गुणे 6 घाते 41 गुणे 3 घाते 57 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही होता है, ठीक है। जैसे आपको देखिए 0 और 1 ऐसे 2 नंबर हैं, और 5 और 6 इनका घात कुछ भी हो,
इकाई का अंक 0 होगा। एक है जैसे आपका 71, 71 का घात हम कितना भी कर दे इसके इकाई का अंक 1 ही होगा। 5 है से 25, 25 घात हम लोग कुछ भी कर दे इकाई का अंक 5 ही होगा। 6 है, 6 का घात हम कुछ भी कर दे इकाई का अंक 6 होगा। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके इकाई का अंक क्या होता है, वही होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो 6 का इकाई का अंक हो जाएगा 6 घात 41 है, इसका मतलब इसकी इकाई का अंक तो 6 ही होगा कंफर्म। अब इसके इकाई का क्या होगा, तो ऐसे में करते हैं कुछ नियम आपको घात में 4 से डिवाइड करना है। 65 हो गया, 65 में 4 से डिवाइड। अब कहेंगे सर क्यों 4 से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि 4 के बाद संख्या रिपीट होना शुरू होती है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 बार के बाद संख्या रिवाइज होना शुरू होती है। 4 सात देंगे तो 4 से 16 चौक 64, एक बचेगा, वही जो बचेगा शेषफल, उसी शेषफल को जो जिसके घात जो आधार था उसी घाते ले लेंगे। फिर गुणे यहाँ पे आएंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 57 है, 14 चौक 56 होता है। अब भाग देंगे, यदि 4 से 57 में देखिए आएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 1 7 17, 4 चौका 16 बचेगा 1, जो 1 बचता वही लगा देंगे तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा। तो 7 पे पावर 1 मतलब 7, 6 3 पे पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा। 7 6 42, 42 में इकाई अंक क्या है 2, 42 में इकाई अंक 2 है, फिर 2 गुणा करते हैं 2 3 6, लास्ट में इकाई अंक कितना है 6 है। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा आपका 4 नंबर लिखा। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पर हम आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। ठीक है, चलिएगा ध्यान बेटा को कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद श्याम की आयु 42 वर्ष होगी। 7 साल बाद जो है श्याम की आयु 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी? सबसे पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया गया, राम और श्याम इस समय जो उनके आयु का अनुपात है वो 3:5 है। 3:5 इस समय है, लेकिन 7 वर्ष बाद जो है श्याम की आयु 42 वर्ष होगी। अगर 7 साल बाद 42 वर्ष होगी तो इस समय कितना होगा उसकी आयु? ध्यान जोड़ दीजिए दिमाग पर कि 7 साल बाद उसकी 42 वर्ष होगी। 7 साल बाद उसकी 42 वर्ष होगी तो इसमें कितना रहा होगा बताइए? तो इसका मतलब 7 साल माइनस करके वापस आ जाए हम लोग, तो 42 में 7 माइनस कितना रहेगा 35, कितना होगा 35? नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जब 7 साल बाद में 42 वर्ष होगी तो इस समय कितना होगी, तो 7 माइनस करेंगे तो आपका 35 है, नहीं बताएगा। तो ये 35 की इसकी इस समय इसकी वर्तमान आयु किसकी 5 का, तो 5 का मान दिया गया 35। तो ये कै गुना हो रहा है 7 गुना हो रहा है। तो ये 5 से 35, 1 का मान 7। तो राम की आयु निकाल लीजिए, इसको भी 7 गुना करिए तो 7 × 21, मतलब राम की इस समय वर्तमान आयु कितनी वर्ष 21 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी? अगर वो राम इस समय 21 साल का है, 8 साल बाद कितने साल का होगा? 29 साल का होगा। ठीक है, अर्थात राम की कितनी होगी 29 वर्ष होगी। ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना है, और हम लोग अब जो है अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।